सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म। यानी कि पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था कि किस प्रकार की एथनिसिटी दोनों देशों में यानी बेल्जियम और श्रीलंका में देखने को मिली थी। यानी श्रीलंका में क्या डाइवर्सिटीज थी, क्या डाइवर्सिटी बेल्जियम में देखने को मिलती थी। इन दोनों डाइवर्सिटीज़ को देखने के बाद कैसे इन दोनों देशों ने अपने यहाँ डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया, यानी कि किन किन मेजर्स को, किन किन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को हैंडल करने का काम किया। किसने हैंडल किया, किसने हैंडल नहीं किया, किसने हैंडल करने के लिए क्या मेजर्स उठाए, किसने क्या मेजर उठाए, इन दोनों एस्पेक्ट पर हमें डिस्कशन आज के सेशन में करना है। यानी कि आज का हमारा जो सेशन है वो है केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। और केस स्टडी ऑफ श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या देखने वाले हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। और मेजोरिटेरियनिज्म नाम से स्पष्ट है कि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन मेजोरिटी, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द मेजोरिटी। यानी कि हर मेजर्स, गवर्नमेंट के हर मेजर्स, हर पॉलिसीज मेजोरिटी कम्युनिटी पर ही डिपेंडेंसी उसकी दिखने को मिलेगी। यानी कि अगर बात करें मेजोरिटेरियनिज्म की तो सबसे पहले हमारी परिभाषा यहीं से डिक्लेयर होगी कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, तो अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल होती है, वही हमेशा किसी एक देश में शासन करने योग्य होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। चाहे इसके लिए वो भले ही माइनॉरिटी के विशेष को, उनके जो है डिमांड्स को डिसरिगार्ड ही करना क्यों न पड़े, लेकिन ये माना जाता है मेजोरिटेरियनिज्म के अंतर्गत कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। इसी को हमेशा रूल करना भी चाहिए, यही योग्य भी होती है। इसके बारे में आपको क्या कहना है बताइएगा जरूर। लेकिन हाँ, अगर बात करें मेजोरिटेरियनिज्म की तो आखिर किन किन स्टेप्स की वजह से आज इतिहास या फिर आज हम ये कह पा रहे हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट उस समय 1948 के दरमियान में इन स्टेप्स को उठाई थी, जिसकी वजह से हम आज कह रहे हैं कि उसने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा था। यानी कि बात करें तो इंडिपेंडेंस की, तो ये जो देश लगभग इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि लगभग 1948 में इसके भी इंडिपेंडेंट कंट्री, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था लाइक दैट इंडिया 1947 में और ये 1948 में। इसके बाद यहाँ के जो लीडर थे वो जो सिन्हाला कम्युनिटी चूंकि मेजोरिटी में थी, सिन्हाला कम्युनिटी चूंकि मेजोरिटी में थी और इसकी वजह से सॉट टू सिक्योर इट्स डोमिनेंस, वो अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहती थी बाय वर्च्यू देयर मेजोरिटी, बाय वर्च्यू देयर मेजोरिटी। यानी कि अपनी किस गुण के कारण, अपनी मेजोरिटी में होने के कारण अपनी डोमिनेंस को स्टेब्लिश करना चाहती थी। कौन? सिन्हाला कम्युनिटी। क्योंकि वो 74%, एज वी नो वेरी वेल दैट कि वो कम्युनिटी 74% थी और बाकी जो कम्युनिटी, जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो थी 18%। और 18% में दो सब ग्रुप थे, 13% और 5%। इन सभी एस्पेक्ट को हम पिछले सेशन में पढ़ भी चुके हैं। आज हम जानते हैं कि मेजोरिटी में सिन्हाला कम्युनिटी है, जिसकी वजह से अपने एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी सुप्रीमेसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, इन सभी बिंदुओं पे हमको चर्चा करनी है। यानी कि अगर बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि स्टेप इसके लिए क्या क्या उस वक्त की सिन्हाला गवर्नमेंट उठाती है। तो इसके लिए 1956 में एक एक्ट पास करती है, जिसके माध्यम से सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? ओनली ऑफिशियल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो तमिल लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से क्या डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। यानी कि पहली चीज जिसको देख के हम कह सकते हैं कि उस वक्त वहां की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म के मेजर्स को अडॉप्ट करा है, तो वो ये है कि 1956 में उसने एक्ट पास करके सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर देती है, जिसके अंतर्गत सिन्हाला एप्लीकेंट्स फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी जॉब, यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब। यानी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात करें, इन सभी में उस वक्त की सिन्हालियन गवर्नमेंट जो है सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फेवर करना शुरू कर देती है। इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान भी स्टिपुलेट किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्टेट शैल प्रोटेस्ट, स्टेट
स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, वो खुद बौद्ध धर्म को, चूंकि सिन्हाला जो कम्युनिटी है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाली जो कम्युनिटी है मैक्सिमम बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, बुद्धिस्ट लोग हैं, इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसने भी एक ऐसे संविधान को तैयार करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जिसमें स्टेट यानी सरकार खुद ही प्रोटेक्ट करेगी किसको, बौद्ध धर्म को, और नहीं तो फोस्टर भी करेगी बौद्ध धर्म को। तो ये अगली बात। इसके बाद all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil, यानी feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। अब आप सोच सकते हैं कि जब लगातार वन बाय वन एक एक मेजर्स लगातार एक ही कम्युनिटी के पक्ष में लगातार उठाए जाने लगे तो बाकी जो अदर कम्युनिटी है उसके अंदर अलगाव की स्थिति पैदा होने लगी, वो अपने आप को फीलिंग ऑफ एलिनेशन की चीज़ों में ग्रसित होने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर ये आने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है हमारे साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। अगले स्टेप की बात करें कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिसीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के प्रति किसी भी प्रकार से सिन्हालियन गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो डिनाई करती हैं क्या, to them equal political rights, discrimination against them and getting jobs, other opportunity and ignore their interest। इन सभी चीज़ों में यहाँ तक कि गवर्नमेंट, यहाँ तक कि संविधान, ये दोनों लोग उनके सभी इक्वल राइट्स के, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के या किसी भी प्रकार के उनके नीड्स और कंसर्न, नीड्स और डिमांड के प्रति सेंसिटिव नहीं है और उनके हर इस चीज़ को डिनाई कर रही है। ये चीज़ें उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगी। तब इन सब की वजह से सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में स्ट्रैंड क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ इसकी वजह जो श्रीलंकन तमिल थे वो पार्टीज एंड स्ट्रगल लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए कि उनकी तमिल लैंग्वेज को भी सिन्हालियन लैंग्वेज उनकी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए। सो इसके लिए वो उनकी डिमांड आती है कि उनको जब किसी भी प्रकार से सिन्हाला गवर्नमेंट उनको फेवर नहीं कर रही, उनकी नीड्स एंड डिमांड के प्रति सेंसिटिव नहीं है, तो उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दिया जाए। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि एंड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो रीजनल ऑटोनॉमी है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे एक टेरिटरी है, एक फिक्स टेरिटरी है, उस फिक्स, जैसे पूरा देश है यहाँ पे एक फिक्स टेरिटरी है और इस फिक्स टेरिटरी पे जब एक जैसे लोग हैं जो एक जैसी कम्युनिटी वाले हैं उनको वहाँ कर दी जाए, वो खुद अपने लिए कानून बनाएंगे, अपने नीड कंसर्न के प्रति काम करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। तो रीजनल ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा समझा, तो उसकी डिमांड वो करना शुरू करते हैं। और 1980 आते आते बाई 1980s दिस सेवरल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड एंड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तमिल एलम मतलब होता है स्टेट। अब जब वो रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से इंडिपेंडेंट तमिल एलम आपकी की डिमांड वहाँ के श्रीलंकन तमिल के द्वारा होनी शुरू हो जाती है कि उनको अलग कर दो और एक अलग राज्य बना दो, अलग देश बना दो, जिसकी वजह से अपनी सारी चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। और वो किधर, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका, यानी उस देश के नदर्न, उत्तरतम और पूर्वतम हिस्से में तमिल एलम बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, जहाँ पे वो रह लें, अपने सारी चीज़ों को देखें। जब आपको हमारी बातें नहीं सुननी है तो हमको अलग कर दीजिए। सो इस प्रकार से द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, सो इट सून टर्न इनटू सिविल वार, जिसकी वजह से सिविल वार, जब इस चीज़ को भी डिनाई, जैसा कि लगातार हर चीज़ों को डिनाई किया गया, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल एलम की भी डिमांड की तो इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में सिविल वार जैसी भयावह स्थिति देखने को मिलती है। और इसकी वजह से उस देश का जो सेटबैक, वो भी टेरिबल सेटबैक देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल टेरिबैक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिक, हर परिस्थितियों में उस देश का सेटबैक देखने को मिलता है और देश की पूरी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूरी व्यवस्था जो है धराशायी हो जाती है। और ये फाइनली 2009 में जाके कंप्लीट होता, मतलब ख़त्म होता है। सोचिए, एक पावर शेयरिंग न होने की वजह से एक दो कम्युनिटी, किसी देश में रहने वाले इन दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है और जिसके बाद एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे डोमिनेंस क्रिएट करने का प्रयास करती है, दूसरी कम्युनिटी जो है अपने राइट्स को डिमांड करती है, जिसकी वजह से लगातार स्थितियाँ बद से बदतर होती हैं और फाइनली जो है इतना भयावह स्थिति हमें देखने को मिल जाता है। सो थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही।